आज इकोनॉमिक्स का ये जो है पार्ट 2 है चैप्टर 1 का। ठीक है, पार्ट 1 वीडियो डाला गया, उसे आप देख लें, उसके बाद पार्ट 2 को देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन, सबसे पहले पहला क्वेश्चन पे अगर हम नज़र डालेंगे तो क्या मिलेगा कि अर्थशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता के कोई 4 कारण बताइए। क्या कारण है कि हमें अर्थशास्त्र पढ़ना चाहिए, इससे हमें क्या फ़ायदा होती है, ये सारे चीज़ इसमें पूछे जा रहे हैं कि अर्थशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता है हमें, इसका कारण क्या है। तो पहला कारण हम बताना चाहेंगे कि अर्थशास्त्र के अध्ययन से हमें उचित निर्णय लेने में सहायता मिलती है। दूसरे पॉइंट का बात करें तो अर्थशास्त्र के अध्ययन से समस्याओं के अध्ययन एवं विश्लेषण में मदद मिलती है। अर्थशास्त्र की सहायता से हम सीमित संसाधनों से अपनी असीमित आवश्यकताओं को अधिकतम संतुष्ट कर सकते हैं, यानी कि अपना समझ बूझ जैसे बोलते हैं ना, बढ़ती है इससे। अर्थशास्त्र सामाजिक एवं आर्थिक नीति निर्धारण में सहायता करती है। आइए समय को व्यतीत ना करते हुए हम लोग जल्दी से क्वेश्चन पे ध्यान रखेंगे और ज़्यादातर इस पार्ट को समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, संख्यांकी के कई 4 कार्य बताइए। 4 काम बताना है। तो संख्या का 4 काम हम लोग देखने वाले संख्यांकी की कैसे है। तो पहला काम का अगर हम बात करें तो संख्यांकी अर्थशास्त्र में प्रयोग हेतु मात्रात्मक एवं गुणात्मक तथा तथ्य प्रस्तुत करती है। हम पहले भी शॉर्ट क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं, आप उस वीडियो को देखिए तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी आसान लगना स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट इसका है कि संख्यांकिकी यथार्थ एवं विश्वसनीय तथ्य प्रस्तुत करने का कार्य करती है। संख्यांकी आंकड़ों के संक्षिप्तीकरण का कार्य करती है, यानी किसी भी आंकड़ा को संक्षेप में विस्तार रूप से बताने में हमें मदद करती है। संख्यांकी जो है विभिन्न आर्थिक कारकों के बीच संबंध स्थापित करने का भी काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में संख्यांकी की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो देश की आधारभूत समस्याओं के अध्ययन हेतु आर्थिक तथ्यों की आवश्यकता पड़ती है, यानी अनेक प्रकार के कामों की आवश्यकता पड़ती है, अनेक प्रकार की वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है। इन आर्थिक तथ्यों को आंकड़े भी कहा जाता है। इन आंकड़ों के आधार पर मूलभूत समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण करने के पश्चात आर्थिक समस्याओं को सुलझाने संबंधी उपायों की खोज की जाती है। अर्थशास्त्र में ऐसे उपायों को नीतियों के रूप में माना जाता है। अतः अर्थशास्त्र में आर्थिक विश्लेषण एवं नीतियों के निर्माण हेतु आंकड़ों का होना आवश्यक है तथा आंकड़ों की प्राप्ति तथा विश्लेषण हेतु संख्यांकी की आवश्यकता पड़ती है। आंकड़ों को प्राप्त करने, उसके बारे में जानने के लिए हमें संख्यांकी की आवश्यकता पड़ती है। संख्यांकी आवश्यकता जो है वो पड़ती ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्यांकी से आप क्या समझते हैं। तो या फिर इसी का अगला क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है, संख्यांकी का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो संख्यांकी का संबंध आंकड़ों के एकत्रीकरण, जमा करना, प्रस्तुत करना, विश्लेषण करना से होता है। संख्यांकी का संबंध अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आंकड़ों से है। ठीक है, आंकड़ों का तात्पर्य मात्रात्मक तथा गुणात्मक भी हो सकती है। मात्रात्मक और गुणात्मक का मतलब हो गया कि मात्रात्मक, कोई भी चीज़ मान लेते हैं कि इतना सारा है तो ये मात्रात्मक हो गया। इसका क्या गुण है, खट्टा, मीठा, तीता, ऐसा, या उसका और भी कुछ, तो उसका गुण हो गया। ठीक है, उन दोनों प्रकार के तथ्यों से जिनका अर्थशास्त्र में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता तथा विक्रेता में अंतर बताइए। ठीक है, यानी जो खरीदता है वो और जो बेचता है वो, उसमें अंतर बताना है। क्या आप नहीं बता पाएंगे? बहुत ही आसान है। उपभोक्ता जो खरीदा है कोई भी चीज़ और विक्रेता जो बेच रहा है, इसमें अंतर बताना है। अपने मन में जो भी चीज़ आ रहा है वो लिखना है, वो आपका सही ही है। ध्यान से सुने कि उपभोग का विक्रय अर्थशास्त्र की मुख्य आर्थिक क्रिया है।
अगर कोई बेचेगा नहीं तो कोई खरीदेगा नहीं, और कोई खरीदेगा नहीं तो कोई बेचेगा नहीं। तो अर्थशास्त्र की प्रमुख क्रिया ये कहलाती है वस्तुओं एवं सेवाओं का उपयोग करने वाला उपभोक्ता तथा विक्रय करने वाला विक्रेता कहलाता है। वस्तुओं का उपयोग करने वाला उपभोक्ता तथा विक्रय यानी बेचने वाला विक्रेता कहलाता है। जब कोई व्यक्ति अपने तथा अपने परिवार की आवश्यकता की संतुष्टि हेतु वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदता है तो वह उपभोक्ता कहलाता है। इसके विपरीत जब कोई व्यक्ति स्वयं लाभ के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं को बेचता है तो उसे विक्रेता कहते हैं। अंतर हो गया, समझ में आया आपको? अगला क्वेश्चन, उत्पादक तथा कर्मचारी में क्या अंतर है वो स्पष्ट करना है। उत्पादक आपको बताया था कोई भी चीज को बनाने वाला को उत्पादक कहते हैं, ठीक है, और किसी के अंदर काम करने वाले को क्या कहते हैं? कर्मचारी कहते हैं, ठीक है। चलिए, उत्पादक तथा कर्मचारी दोनों ही आर्थिक क्रिया है ना, दोनों से ही हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होती है, किंतु दोनों की आर्थिक क्रियाओं में अंतर पाया जाता है। कैसे? उत्पादक वह होता है जो वस्तुओं का उत्पादन करता है, जैसे किसान द्वारा खाद्यान्न उत्पादन करना आदि। इसके विपरीत कर्मचारी वह व्यक्ति जो आय प्राप्त करने अथवा पारिश्रमिक प्राप्त करने हेतु कोई नौकरी करता है अथवा दूसरों के लिए काम करता है। जैसे किसी व्यक्ति द्वारा उत्पादक यहाँ के लेखपाल कार्य करना आदि, है ना, जैसे गार्ड का काम करना, उसके लिए कुछ लेखा जोखा का काम करना, ठीक है। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? कर्मचारी के रूप में कहते हैं। तो उत्पादक तथा कर्मचारी में अंतर आपको अच्छी तरह से समझ में आई अभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कर्मचारी व नियोक्ता में क्या अंतर होता है? ये चीज़ को भी आप ध्यान से सुनें। कर्मचारी व नियोक्ता दोनों ही आर्थिक कार्य करते हैं, दोनों ही कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं, कुछ पाने के लिए, किंतु इसमें अंतर पाया जाता है। कर्मचारी वह व्यक्ति होता है जो आय अथवा पारिश्रमिक अथवा मजदूरी हेतु नौकरी करता है, अर्थात दूसरों के यहाँ कार्य करता है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति द्वारा बैंक में मैनेजर के रूप में कार्य करना। इसके विपरीत नियोक्ता वह व्यक्ति होता है जो भुगतान लेकर यानी किसी से कुछ लेकर के अन्य व्यक्तियों को सेवा प्रदान करता है, जैसे डॉक्टर, वकील आदि। तो ये सब हो गया नियोक्ता, पहले भी बता चुके थे। आपको इसका पार्ट 1 जरूर देखना चाहिए ताकि अच्छी तरह से समझ में आए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, या फिर आर्थिक क्रियाओं से आप क्या समझते हैं? तो विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं। कोई व्यक्ति वस्तुओं का उत्पादन करता है तो कोई किसी दूसरे यहाँ नौकरी करता है, तथा कोई व्यक्ति भुगतान लेकर अन्य व्यक्तियों की सेवा करता है। तो इन्हीं सभी क्रियाओं को आर्थिक क्रिया कहते हैं, यानी वैसी काम जहाँ से लोगों को कुछ आय प्राप्त हो या कुछ सेवा प्राप्त हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया। किसी भी फायदे के लिए, स्वयं कार्य के फायदे के लिए, कुछ भी चीज़ पाने के लिए जिसके यहाँ हम काम कर रहे हैं, जो भी काम को कर रहे हैं, वही आर्थिक क्रिया होती है। वैसी काम जिससे हमें कुछ प्राप्त हो, आर्थिक क्रिया कहलाती है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा, फिर हम लोग पार्ट 3 में देखेंगे अगले क्वेश्चन को। 3 पार्ट में पूरा चैप्टर कंप्लीट। अर्थशास्त्र का आधारभूत सबक क्या है? तो वास्तविक जीवन में मनुष्य की इच्छाएं तथा आवश्यकताएं असीमित होती, यानी कहने अभी हमारा ही मन हो, आपका ही मन हो, तो क्या बहुत सारी चीज़ पाने की आवश्यकता, मतलब दिमाग में आ रहा है, सपना है बहुत सारी चीज़ को पाने के लिए, तो हमारी इच्छाएं और आवश्यकताएं क्या असीमित है? इसका कोई सीमित नहीं। अगर गाड़ी का सपना देख रहे, गाड़ी मिल गया तो सोचेंगे अरे यार इससे बड़ा गाड़ी होना चाहिए, पहले साइकिल, फिर मोटरसाइकिल, फिर 4 व्हीलर, ऐसे करके अपना सपना बढ़ते जाता है। पहले मोबाइल नहीं लोगों के पास था तो वो कीपैड मोबाइल लेकर के सोचता था कि वो मोबाइल भी होता तो, अभी कीपैड मोबाइल जिसके पास है वो सोचता स्मार्टफोन होता। स्मार्टफोन अभी जिसके पास हो गया, थोड़ा बहुत पैसा आने लगा तो सोच रहा आईफोन ले या फिर और बड़े बड़े गैजेट्स लेने का। ये इच्छाएं हमेशा बढ़ती रहती है, आवश्यकताएं भी हमेशा बढ़ती रहती है, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं, वास्तविक जीवन में मनुष्य की इच्छाएं तथा आवश्यकताएं जो है वो असीमित होती हैं, तथा उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसके पास संसाधन सीमित है, यानी कि हमारे पास उतना औकात नहीं रहता जितना हम सोच लेते हैं। वह उन सीमित संसाधनों से अपनी सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकता, अतः उस समय मनुष्य के सामने चुनाव
की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यानी कि कम पैसे है तो कुछ छोड़ना पड़ेगा और कुछ लेना पड़ेगा, चुनाव करना पड़ेगा उसको, क्या ले क्या छोड़े, क्या बाद में खरीदना है, क्या अभी ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा वह सभी आवश्यकताओं में से कुछ आवश्यकताओं का चुनाव करता है, यानी कुछ चीज़ों को वह लेता है, अतः वह सबसे पहले उस आवश्यकता को पूरा करता है जो उसे सबसे ज़्यादा आवश्यक है। और यही अर्थशास्त्र का आधारभूत सबक भी है। आशा करते हैं ये सारी जो क्वेश्चन आपको बताए गए, टोटल 9 क्वेश्चन इस वीडियो में बताए गए, अच्छी तरह से समझ में आई है। ठीक है, अगर कहीं दिक्कत हो या और भी कुछ जानने का प्रयास है आपको तो ज़रूर मैसेज करें आप, उसके बाद उस चीज़ का समाधान देने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों तक जरूर वीडियो को शेयर करें ताकि सबको अच्छी तरह से समझ में आए और ये क्लास या 11th क्लास का जो इकोनॉमिक्स है वो उसे टफ ना लगे।